अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा हिस्ट्री ऑफ यूएसए का लेक्चर 4 का पार्ट 2 है। इसकी जो हमारे पास मेन हेडिंग है वो है द अमेंडमेंट प्रोसेस, यानी कि तरमीम करने का प्रोसेस। एक तो आइन होता है, आइन में कुछ शिकें बदलती जाती है, यानी कि वक़्त के लिहाज से जो आवाम की ज़रूरत होती है या सियासी लीडर की ज़रूरत होती है या मुल्क की ज़रूरत होती है, उसके मुताबिक आइन में इजाफ़ा कर दिया जाता है। उसको हम तरमीम बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं। तो अगर हम अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, तो जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो कभी यूज़ ही नहीं हुआ और दूसरे की बात करते हैं, जो कि आज तक पाकिस्तान में भी वैसे ही चल रहा है। तो अमेरिका में जो पहला तरीका है अमेंडमेंट करवाने का, कानून में तरमीम कराने का, वो दोनों हाउसेस, यानी कि कानून बनाने वाले दोनों हाउसेस, एक कांग्रेस होता है और दूसरा सेनेट होता है। दोनों के हाउसेस में जितने मेंबर्स हैं, अगर 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि अगर टोटल को हम यानी कि टोटल के 3 पार्ट्स बनाएं और उसमें से 2 पार्ट्स ये कह दें, 2 हिस्से मेजॉरिटी मेंबर्स ये कह दें कि ये कानून बनना चाहिए, इसमें ये तरमीम होनी चाहिए, यानी कि कोई ना कोई एक्ट पास कर दे, तो वो कानून का हिस्सा बन जाता है, आइन का हिस्सा बन जाता है। तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर, कांग्रेस और सेनेट, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। पाकिस्तान में तो ये होता है कि अगर दोनों हाउसेस में ने इसको पास कर दिया है तो उस पर वज़ीर आज़म के साइन होते हैं, तो इसका और फर्दर प्रोसेस होता है कि वो बिल पास हो जाता है। लेकिन अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये होता है कि पहले दोनों हाउसेस पास करेंगे, उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास ये जाता है एक्ट। अगर प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट कर दे तो कानून पास नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट कोई कानून प्रपोज करे और हाउसेस उसको एक्सेप्ट ना करें तब भी वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, यानी कि पहले दोनों हाउसेस का पास करना भी लाजमी है, उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर भी लाजमी होते हैं। तो पाकिस्तान में जब बिल पास किया जाता है तो उसका कुछ टेन्योर बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जो अमेरिका का कानून है उसके मुताबिक अमेंडमेंट करने का प्रोसेस बहुत लंबा है, तकरीबन 7 साल है। यानी कि कोई भी बिल पास हो गया, उसको इम्प्लीमेंट कराने में या पास कराने में, अप्रूव्ड करवाने में, एक्सेप्ट करवाने में तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो अरसा है वो 7 साल का अरसा लगता है। जैसे कि अमेरिका का जो कानून है उसमें जो 27th अमेंडमेंट हुई थी उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था। तो अब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अमेरिका का जो कानून है उसमें अमेंडमेंट करने के 2 तरीके हैं। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो दूसरा है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और ना ही उसकी बात की जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो इसका मैं बता दूंगा। लेकिन ये आपका जो सिलेबस है इसका हिस्सा नहीं है कि दूसरा क्या होना चाहिए। हमें सिर्फ एक से मतलब है कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट किस तरह होती है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका जानना है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेरिका का कानून है, जो आइन है, उसके सेलिएंट फीचर क्या हैं, उसमें चंद हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है चेक्स एंड बैलेंसेस। तो जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन है वो है जी चेक एंड बैलेंस का। तो अमेरिका के अंदर 3 पार्टीज़ हैं जो कंट्री को या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको होल्ड करती हैं। एक एग्जेक्टिव है, दूसरी लेजिस्लेटिव और तीसरी जुडिशरी है। ये तीनों एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, एग्जेक्टिव जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, लेजिस्लेटिव यानी कि ऐसे अदारे जो कानून बनाते हैं जिसमें कांग्रेस और सेनेट आ जाता है, जुडिशरी जिसमें अदालतें, कोर्ट्स वगैरह आ जाती हैं। ये तीनों अदारे एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं जी। तो यही वजह है कि अमेरिका का जो रिटन डॉक्यूमेंट है, जो अमेरिका का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसे। दूसरी इसकी बात है ब्रीफ एंड सिंपल। ब्रीफ यानी कि मुख्तसर है और सिंपल यानी कि सादा सा है। तो जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तकरीबन 6000 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, यानी कि 6000 वर्ड्स से भी छोटा है और तकरीबन 12 पेजेस पे आ जाता है। और इसकी लेंथ कितनी है? 12 पेजेस, यानी कि इतना बड़ा का मुल्क, इतना बड़ा कंट्री जो कि इस वक्त सुपर पावर है, कितने उसका जो कानून है वो कितने पेजेस पे है? सिर्फ और सिर्फ 12 पेजेस पे है।
तो इस तरह अगर कहा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा ब्रीफ यानी कि दुनिया का सबसे छोटा आइन किसी का है तो वो अमेरिका का है। तीसरी इसकी बात है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अमेरिका का आइन है ये रिटन फॉर्म में है, इसमें 7 आर्टिकल्स हैं और 27 अमेंडमेंट्स हैं जो कि 1787 को की गई थी। यानी कि इसका जो स्टार्टिंग में आइन लिखा गया था जो कि 1787 को लिखा गया था, उसमें 7 आर्टिकल्स थे और विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी तक उसमें सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। इसके बाद जो अमेरिका का आइन है इसमें है जी डुअल सिटीज़नशिप। तो जो अमेरिका के जितने भी सिटीज़न हैं, जितने भी रिहायशी लोग हैं, उनको डुअल सिटीज़नशिप की अथॉरिटी दी हुई है। यानी कि अमेरिका का आइन कहता है कि जो पहली सिटीज़नशिप होगी वो अमेरिकन होगी और दूसरी वो सिटीज़नशिप किसी भी कंट्री की हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है सेकुलर स्टेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेकुलर का मतलब होता है लादीन, यानी कि जिसका मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो। तो अमेरिका का जो कानून है वो सेकुलर है, यानी कि वहाँ पे किसी भी मज़हब की नहीं सुनी जाती। यानी कि किसी भी मज़हब का कोई भी पॉइंट अमेरिका के आइन का हिस्सा नहीं है। वहाँ पे तमाम रिलीजन आज़ाद हैं, जिस तरह मर्ज़ी चाहें स्पीच करें, जिसके मर्ज़ी ख़िलाफ़ बोलें, जिसके मर्ज़ी हक़ में बोलें, क्योंकि ये सेकुलर स्टेट है। ला मज़हब यानी कि किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। तो अमेरिका का जो आइन है उसमें किसी भी मज़हब का ना कोई रेफरेंस मिलता है और ना ही हमें कोई पॉइंट मिलता है कि ये मज़हब ठीक है और ये गलत है। नेक्स्ट स्लाइड का पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आइन की सुप्रीमेसी होगी। जो आइन बना हुआ है अमेरिका का वो सुप्रीम है, ना कि प्रेसिडेंट सुप्रीम है, ना कांग्रेस है, ना सेनेट है। सबसे बड़ा कौन है? आइन है। जैसा कि मैं पहले बता चुका कि अमेरिका के कितने आर्टिकल हैं, 7 आर्टिकल है। तो जो आर्टिकल 4 ये कहता है कि आइन की बालादस्ती होगी। तो अमेरिका के अंदर कोई भी कानून, कोई भी अमेंडमेंट उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुखालिफ नहीं हो सकती। अगर अमेरिका के सिटीज़न है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, कांग्रेस है, सेनेट है, यानी कि फ़ौजी, मिलिट्री, अमेरिका के अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सब के सब नीचे हैं। सबसे ऊपर क्या? आइन। सबसे पहले आइन की सुनी जाएगी। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 7 है स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। तो जो अमेरिका का आर्टिकल 1 है उसकी सेक्शन 789। तो स्ट्रॉन्ग फेडरेशन का मतलब है जो वफाकी हुकूमत है वो स्ट्रॉन्ग है। क्या मतलब? यानी कि मुल्क का जितना होल्ड है या पावर है वो ज़्यादा स्टेट के पास है। पावर ग्रास रूट लेवल तक उन्होंने नहीं दी हुई। यानी कि पूरे मुल्क की तमाम रियासतों को सिर्फ़ और सिर्फ वफाक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, यही कंट्रोल आ जाते हैं। इसी तरह जो पूरे मुल्क का बोझ है, स्ट्रेस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरेशन पे होगा, ना कि प्रोविंसेस पे होगा। 2 तरह की हुकूमत होती है, एक फेडरेशन होती है और एक प्रोविंसेस पे होती है। जैसे कि पाकिस्तान देख लें कि वफाकी हुकूमत में हमारा प्राइम मिनिस्टर आता है और प्रोविंसेस की हुकूमत में हमारे वज़ीर आला आते हैं। हमारे वज़ीर आला उसके नीचे जो पावर है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंची हुई है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। उसमें जो अमेरिका का है वो पार्लियामेंट्री तो है, लेकिन उसको पार्लियामेंट्री को प्रेसिडेंशियल में चेंज किया हुआ है, यानी कि जो सारी पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। इसके बाद हम बात करते हैं बिल ऑफ राइट्स की। बिल ऑफ राइट्स मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल से बताए थे। जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट थी उनमें क्या क्या प्रोसीजर था, मैंने एक एक पढ़ के बताया था आपको। तो बिल ऑफ राइट्स अमेरिका की जो आइन है उसमें जो पहली 10 अमेंडमेंट हुई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका में रहने वाले लोगों के हक़ में थी। यानी कि अमेरिका के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनके राइट्स और उनका सोसाइटी में क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और उनको क्या क्या हक़ हासिल होगा, ये सारा कुछ अमेरिका का जो आइन है उसके पहली 10 अमेंडमेंट में बताया गया था। इसके बाद हमारे पास है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड बोलते हैं स्ट्रॉन्ग को, सख्त को। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अमेरिका का जो आइन है उसमें चेंजिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। आप जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट करना बहुत ही लंबा प्रोसीजर है।
तो जितनी भी अमेंडमेंट के लिए वो अप्रूवल देते हैं, यानी कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, अपनी प्रेजेंट करते हैं, यानी कि रिकमेंडेशन देती हैं, स्टेट्स देती हैं, तो वो स्टेट्स के पास बाद सेनेट में जाता है, कांग्रेस में जाता है, उसके बाद बाकी स्टेट्स को भेजा जाता है क्या ये कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है, प्रेसिडेंट साइन करते करते तकरीबन 5 साल लगते हैं। तो एक प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो सिर्फ 3 साल का है, तो यानी कि एक प्रेसिडेंट की मुद्दत तक ख़त्म हो जाती है, अभी तक वो बिल पास नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जो बाकी जो टम्परेरी बिल हैं वो तो पास होते रहते हैं, लेकिन जो परमानेंट बिल है उसको पास करवाने के लिए, जो कि आइन का हिस्सा बन जाता है, अमेंडमेंट आइन का हिस्सा होती है, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए या इन्फोर्स नाफिज करवाने के लिए काफ़ी टाइम दरकार होता है। इस स्लाइड का हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो अमेरिका का आइन है वो सिर्फ तीन डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको पावर देता है, एक जुडिशरी को, एक लेजिस्लेचर को और तीसरा एग्जेक्टिव को। अमेरिका के आइन में या अमेरिका के अंदर आइन कहता है कि अमेरिका में सिर्फ 3 डिपार्टमेंट हैं जो पावरफुल है, जो कुछ भी कर सकते हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अब यह है कि तीनों को पावर दे दी गई, लेकिन इनमें से कोई अकेला कोई नहीं काम कर सकता, हर एक को दूसरे की रजामंदी लाजमी दरकार है, तीनों एग्री होंगे किसी बात पे तो तभी वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, यानी कि पॉइंट नंबर 11 है, जिसमें है बाय कैमरलिज्म। तो जो बाय कैमरलिज्म होता है, इसका मतलब ये होता है कि 2 मजलिसी, यानी कि अमेरिका के अंदर 2 तरह की मजलिसें शुरू है। जो अमेरिकन पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, कांग्रेस बोलते हैं। जो कांग्रेस है ये दो चैम्बर्स पे कंसिस्ट करती है, एक को अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस सेनेट होता है, और एक को लोअर हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो जुडिशरी है, जो अदालतें हैं, जो कोर्ट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो जजेस को अपॉइंट करता है कि इस दफ़ा ये जज अपॉइंट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज ये होगा, हाई कोर्ट का ये होगा, सेशन कोर्ट का ये होगा, यानी कि जज को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उनको रिमूव कर सके। वो जस्ट अपॉइंट कर सकता है, रिमूव नहीं कर सकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है, रिमूव नहीं कर सकता, तो जजों को रिमूव कौन करता है। तो जो अमेरिका का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 1 उसकी सेक्शन 6, आर्टिकल 1 सेक्शन 6 के मुताबिक अगर जजों को हटाना है तो वो सिर्फ लेजिस्लेचर कर सकती है, यानी कि कानून बनाने वाली असम्बली कर सकती है, यानी कि अपर हाउस सेनेट और लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर ये दोनों चाहें तो सिर्फ ये जजों को रिमूव कर सकती है, यानी कि जजों को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन रिमूव करने की जो पावर है वो कांग्रेस के पास है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज में मतलब ये है कि अमेरिका का कोई भी शहरी हो जिसके पास अमेरिकन शोहरियत हो, वो 18 साल का हो या 18 साल से बड़ा हो, उसको ये हक़ हासिल है, वो चाहे लड़की हो, लड़का हो या ट्रांसजेंडर हो, न्यूट्रल हो, इन तीनों के पास राइट है कि वो वोट को कोस्ट कर सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर, अब आ गया डिवीजन ऑफ पावर्स। तो जैसे हमने पढ़ लिया कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो फेडरेशन है, जो वफाकी हुकूमत है, उसका डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट है, एक तो सेंटर है और दूसरा स्टेट है। तो जो सेंटर है उसके पास पावर ज़्यादा है, लेकिन स्टेट्स को भी पावर दी हुई है, वो भी कुछ ना कुछ मामलात कर सकते हैं, लेकिन आइन में चेंजिंग नहीं कर सकते। तो जो अमेरिका के कानून में जो बहुत ही अच्छी बात ये लिखी हुई है कि अगर कोई फ़ैसला जो कि कानून में नहीं लिखा हुआ, उसका फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट कर सकती है, प्रोविंसेस की गवर्नमेंट या स्टेट की गवर्नमेंट नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारे पास है स्पॉइल्स सिस्टम। ये स्पॉइल सिस्टम क्या है, ये स्पॉइल सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया, ये प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये सिस्टम क्या कहता है, स्पॉइल सिस्टम ये कहता है कि जो मुल्क का प्रेसिडेंट होता है वो मुल्क की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जितनी भी वजारतें हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर सकता है।
इसी सिस्टम को, यानी कि जो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जो नया सिस्टम आए, नई गवर्नमेंट आए, वो तमाम वजारतें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। वो जजेस हों या कोई और डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हों, उनको अपॉइंट करने वाला जस्ट प्रेसिडेंट होता है। इसी को हम स्पॉइल सिस्टम बोलते हैं। स्पॉइल सिस्टम में क्या होता है? स्पॉइल सिस्टम में ये होता है कि जो जितनी भी वजारतें होती हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, वो यानी कि जो प्रेसिडेंट जीत गए ना, उसी की पार्टी के सारे बंदे लगेंगे। वो उनका चाहे एक्सपीरियंस हो या ना हो, उनका मेरिट बने या ना बने, उनमें टैलेंट हो या ना हो, यानी कि प्रेसिडेंट जिसको चाहे अपनी पार्टी में से जो मर्ज़ी वजारत दे दे, अगर चाहे वो वोट जीता है या हारा है, क्योंकि मुल्क के अंदर तमाम इंतज़ामात जो प्रेसिडेंट है उसकी पार्टी ही चलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16 है हमारे पास, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि पाकिस्तान में, यानी कि है तो डेमोक्रेटिक ही वे है। जैसे कि पाकिस्तान में पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी, अब क्या पार्लियामेंट्री है। इसी तरह अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुरू से लेके आज तक प्रेसिडेंशियल ही है। प्रेसिडेंशियल क्या होती है और पार्लियामेंट्री क्या होती है? प्रेसिडेंशियल में ये होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो तमाम कंट्री का हेड होता है, वो जो मर्ज़ी चेंजिंग कर सके, यानी कि जो सारी की सारी पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन जो पार्लियामेंट्री होता है उसमें क्या होता है, सारी की सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास इतनी पावर नहीं होती जितनी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। इन सिंपल वर्ड्स, प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है और पार्लियामेंट्री में पीएम के पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिपब्लिकनिज़म। इसमें यह बताया गया है कि जो अमेरिका का कानून है उसमें रिपब्लिकनिज़म होनी चाहिए। रिपब्लिकनिज़म मतलब यानी कि जो अमेरिका के अंदर कानून बनाया जाता है, हमेशा कानून सुप्रीम होगा, लोग सुप्रीम नहीं होगा। यानी कि जो अमेरिका का कानून है वो सबसे आला है। ये अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक उन्हीं के पॉइंट बता रहा हूँ मैं, कि उनके कानून में यही लिखा गया, जो उनका आइन है उसमें ये लिखा गया कि अमेरिका का जो कानून होगा वो अबतर, यानी कि वो बेहतर होगा, बाकी अबतर होंगे। इस स्लाइड का हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, लोगों की बादशाही, लोगों की शहनशाही। सोवरेनिटी बोलते हैं शहनशाही को, बादशाही को, हुकूमत को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों की बादशाही किस लिहाज से? लोगों की बादशाही इस लिहाज से कि वो जिसको मर्ज़ी वोट कास्ट करके जिसको मर्ज़ी अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ थे जो हमने सेलिएंट फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, तकरीबन 18 पढ़ लिए हमने। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेरिका का कानून है उसमें अमेंडमेंट्स क्या क्या हुई हैं। तो जो अमेरिका का मैंने बताया 7 आर्टिकल हैं, 6000 वर्ड्स हैं, 12 पेजेस हैं और 27 अमेंडमेंट्स हैं। जो 27 अमेंडमेंट हुई हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पहली फर्स्ट 10 अमेंडमेंट है हम उसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यानी कि लोगों के हकूक़ के बारे में है। बिल ऑफ राइट्स पहली 10 की 10 अमेंडमेंट बिल ऑफ राइट्स पे है। इसके बाद आते हैं 11th अमेंडमेंट पे। इसमें यह है कि जो अमेरिका में आके कोई बाहर का शहरी आके अमेरिका में रहना शुरू कर देता है, उसके पास पावर नहीं है कि वो वोट कास्ट कर सके। लेकिन जो अमेरिका का बंदा किसी और शहर में, किसी और कंट्री में रहता है, उसके पास पावर है। यानी कि अमेरिका का जो कानून है, जो आइन है, मुस्तकबिल है, वो सिर्फ़ अमेरिका के लोग ही डिसाइड कर सकते हैं। जो हमारे पास 12th है वो है जी रिवाइज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसीजर। यानी कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसका जो प्रोसीजर है उसको रिवाइज़ किया गया था इसमें। जो 13th यानी कि 13वीं अमेंडमेंट है उसमें ये बताया गया था स्लेवरी यानी कि जो ग़ुलामी है उसको अबोलिश किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, और जो लोगों पे क्राइम की ज़्यादा पनिशमेंट है उसको कम किया जाए। जो अमेरिका की 14th अमेंडमेंट है उसमें यह था कि जो सिविल वॉर इश्यूज़ हैं उसको सोल्व किया जा सके, और जितने भी सिटीज़न हैं अमेरिका के अंदर, जितने भी सिटीज़न हैं उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं। फिर आती है अमेरिका की 15th अमेंडमेंट। अमेरिका के अंदर कोई भी ब्लैक रह रहा हो, वाइट रह रहा हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी मज़हब का हो, कोई भी कास्ट रखता हो, सब इक्वल है।
जो अमेरिका की 16th अमेंडमेंट है वो ये हक हासिल करती है कि अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स इकट्ठा करेगी, यानी कि इनकम टैक्स इकट्ठा करने की इजाज़त जो देती है अमेंडमेंट वो 16th अमेंडमेंट। जब अमेरिका में 16वीं अमेंडमेंट हुई थी उसका मतलब ये था कि अब अमेरिका की वफाकी हुकूमत इनकम टैक्स इकट्ठा कर सकती है। इसके बाद जो 17th अमेंडमेंट है वो ये कहती है कि अगर जो अमेरिका की सेनेट में बैठे हुए सेनेटर वो डिसाइड कर लें कि इस हुकूमत को गिराना है और वो एक साइड पे पॉपुलर वोट यानी कि लोगों की कसीर तादाद हो जाए, अगर वो जीत जाते हैं अपने मकसद में, तो जो अमेरिका की गवर्नमेंट है उसको गिरा दिया जाएगा और इसमें नए सिरे से इलेक्शन होंगे। जो अमेरिका की 18th अमेंडमेंट है उसमें यह कहा गया था कि अल्कोहल की प्रोहिबिशन है, यानी कि अमेरिका में शराब नोशी पे पाबंदी लगा दी गई थी। जो 19वीं अमेंडमेंट है उसके मुताबिक वुमेन को जो वुमेन सफरेज है, जो वुमेन्स है उनको उनके राइट्स दिए जाएंगे, यानी कि उनको एम्पावरमेंट, उनको पावरफुल बनाया जाएगा। जो अमेरिका की 20th यानी कि 20वीं अमेंडमेंट है, तरमीम है, उसमें यह बताया गया था जो कांग्रेस है उसकी कितनी मुद्दत होगी और जो सेनेट है उसकी कितनी मुद्दत होगी। इसके बाद आता है 21st अमेंडमेंट। 21st अमेंडमेंट 18वीं जो अमेंडमेंट हुई थी उसको रिपील करती है, रिवाइज़ करती है। इसके बाद आता है 22वीं अमेंडमेंट। 22वीं अमेंडमेंट में जो अमेरिका की कानून में 22वीं अमेंडमेंट हुई है उसमें यह बताया गया कि एक प्रेसिडेंट सिर्फ 2 दफ़ा हुकूमत कर सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले होती थी प्रेसिडेंट की 5 साल की मुद्दत, तो एक प्रेसिडेंट 2 दफ़ा यानी कि 10 साल तक हुकूमत कर सकता है अगर वो वोट से जीत जाता है। 10 साल के बाद अगर वो जीत भी जाए तो उसे गवर्नमेंट नहीं दी जाएगी, उसे इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया जाएगा। जो 23rd अमेंडमेंट है उसके मुताबिक जो वाशिंगटन डीसी है वो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, यानी कि जिसमें वोटिंग होगी, जिसमें वोटिंग का डिसाइड होगा। वाशिंगटन डीसी इलेक्टोरल कॉलेज है, ये डिसाइड करेगा कि प्रेसिडेंट कौन बना, फाइनल हतमी फ़ैसला ये सुनाएगा। जो 24th अमेंडमेंट है उसमें यह है कि जो टैक्स पे नहीं करेगा वो वोट कास्ट करने का भी हक नहीं रखता। इसके बाद हमारे पास आ जाती है 25th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट क्या कहती है, जो प्रेसिडेंट है उसकी सक्सेशन कैसे होगी, यानी कि एक प्रेसिडेंट के बाद दूसरा प्रेसिडेंट कौन बन सकता है। ये थोड़ी सी लॉन्ग वे में है। 26th अमेंडमेंट। 26th अमेंडमेंट में भी दोबारा वही बताया जाता है कि वोटिंग की जो एज होगी वो 18 ईयर्स होना लाजमी है। 27th अमेंडमेंट ये डिसाइड करती है जो कांग्रेस है इसमें बैठने वाले सेनेटर और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स हैं उनकी सैलरीज़ कितनी होंगी। तो लास्ट स्लाइड है हमारे पास सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेरिका का आइन है इसमें सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस क्या है। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस का मतलब ये है कि अमेरिका में, मैं पहले बता चुका हूँ कि अमेरिका के आइन के मुताबिक 3 चीज़ें पावरफुल हैं, एक लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जेक्टिव, तीसरा जुडिशल। लेजिस्लेटिव कानून साज अदारा यानी कि कानून बनाने वाला, जिसे कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस के आगे 2 हाउसेस हैं, एक हाउस को हम बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे को बोलते हैं सेनेट, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस। दूसरा आ जाता है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी कि एग्जेक्टिव में सुप्रीम कोर्ट का जज आ जाता है, प्रेसिडेंट आ जाता है और वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है। इसके बाद जुडिशल। जुडिशल में तमाम अदालतें आ जाती हैं अमेरिका की। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ऐसे रखा हुआ है कि अगर एक बंदा कोई चीज़ को अपॉइंट करता है तो वो उसको रिमूव नहीं कर सकता। रिमूव करने का इख्तियार किसी तीसरे के पास है, यानी कि पहला बंदा दूसरे को अपॉइंट करता है और दूसरे को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो पहले के पास नहीं है, वो थर्ड के पास है। मतलब कि कोई भी फ़ैसला लिया जाता है अमेरिका के अंदर तो तीनों का एक बात पे एग्री होंगे तो उस फैसले को माना जाएगा, लेजिस्लेटिव हो, एग्जेक्टिव हो, जुडिशल हो। यानी कि अगर जुडिशरी कोई फ़ैसला सुना दे तो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव अगर दोनों मिल जाए, दोनों मिलके उस फैसले का इनकार कर सकती है। यानी कि जुडिशरी ने किसी बंदे को फांसी की सज़ा सुना दी, ठीक है, अगर उसने कोई सज़ा सुनाई है तो
लेजिस्लेटिव असम्बली और एग्जेक्टिव, अगर ये दोनों मिलके उसके साइन कर देते हैं कि भाई इसको नहीं होनी चाहिए तो नहीं होगी। यानी कि दो बंदों का एक साइड पे होना लाजमी है। और कोई चीज़ को तभी नाफिजुल अमल करवाया जाएगा, इन्फोर्स करवाया जाएगा अगर तीनों एग्री हैं। तो इसमें यह है कि जो अमेरिका की एग्जेक्टिव है वो लोग डिसाइड करते हैं कि अमेरिका का एग्जेक्टिव कौन बनेगा, प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वोटिंग होती है। वोट होने के बाद जो लेजिस्लेटिव है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है, और जो जज है वो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है। अब इनको रिमूव करने की पावर वो सिर्फ़ और सिर्फ जुडिशल के पास है कि जुडिशल कर सकती है, और जुडिशल को रिमूव करने की पावर लेजिस्लेटिव के पास। यानी कि तीनों सेक्टर, तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कोई भी अपना काम दूसरे की रजामंदी के बगैर नहीं कर सकता। तो ये सिस्टम है अमेरिका के अंदर, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम। तो ये लास्ट स्लाइड थी हमारी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।